नमस्कार। आज 4 जून है, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का दिवस है। यानी कि इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो बच्चे जो कि एग्रेशन या किसी भी प्रकार के एब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं उनको समर्पित है, और चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में, चाइल्ड निगलेक्ट के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहले चाइल्ड निगलेक्ट और चाइल्ड एब्यूज़ दो टर्म हैं। निगलेक्ट किस प्रकार के होते हैं? निगलेक्ट होता है फिज़िकल निगलेक्ट। फिज़िकल निगलेक्ट का क्या मतलब हुआ? यदि कोई बच्चा चोट खा रहा है, कुछ उसको कोई फिज़िकल रूप से कोई प्रॉब्लम हो रही है, चोट लग रही है, बीमारी हो रही है, उसको ध्यान ना दिया जाए तो उसको निगलेक्ट कहा जाएगा। निगलेक्ट मतलब ध्यान ना देना। एक फिज़िकल निगलेक्ट हो गया। मेडिकल निगलेक्ट, किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज ना कराना किसी बच्चे का, उसके माता पिता हों, अभिभावक हों, कोई भी निगलेक्ट करेगा उसे इसमें माना जाएगा। एजुकेशनल निगलेक्ट होता है तीसरा, कि किसी बच्चे को स्कूल ना भेजना, उसको पढ़ाना नहीं, किसी भी कारण से, उसको एजुकेशनल निगलेक्ट कहा जाएगा। अब आता है एब्यूज़। निगलेक्ट में क्या होता है कि हम बस ध्यान नहीं देते हैं, हम कुछ ना उसका अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, उससे ऑटोमेटिकली उसका बुरा हो जाता है। एब्यूज़ में हम डायरेक्ट उसका नुकसान कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। एब्यूज़ में किस किस तरह के आते हैं? फिजिकल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़ और मेंटल एब्यूज़ और सेक्सुअल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ का क्या मतलब होता है? फिजिकल एब्यूज़ का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बच्चे के साथ, चाहे अपना बच्चा हो या कोई भी हो, बच्चे के साथ उसको फिज़िकल रूप से मारना, पीटना या उसको फेंकना या किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, उसको फिज़िकल एब्यूज़ कहेंगे। फिज़िकल एब्यूज़ की वजह से चोटें लग सकती हैं, बच्चे को फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेंटल और इमोशनल एब्यूज़, यानी कि हम उसको मेंटल रूप से टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमको हम ये नहीं देंगे, तुम इतने बुरे व्यक्ति हो, तुम इतने बेकार हो, और तुम बिल्कुल उसको बहुत ही नीचा गिरा के दिखाना, ये इमोशनल एब्यूज़ की कैटेगरी में आता है। और बच्चे को किसी भी प्रकार के इस प्रकार के एब्यूज़ को भी बड़ा ही सीरियसली लेना होता है, क्योंकि मेंटल एब्यूज़ या फिर इमोशनल एब्यूज़ बच्चे में लॉन्ग टर्म ये माना जाता है कि ये आगे होने वाले मानसिक रोगों का कारण यहीं पड़ जाता है। उसके अतिरिक्त सेक्सुअल एब्यूज़ यानी शारीरिक रूप से किसी भी बच्चे के साथ, चाहे दो बच्चे आपस में, जिसमें एक बच्चा बड़ी उम्र का होगा, एक बच्चा उससे छोटा होगा, चाहे एक वयस्क और एक बच्चा, या स्त्री हो या पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो, ये अगर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल रूप से किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से गंदे तरह से उसको छुआ जा रहा है, या उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, या उसको गलत किसी प्रकार से उसको शिक्षा दी जा रही है और गलत तरीके से, तो वो सेक्सुअल एब्यूज़ की कैटेगरी में आता है। अब ये सारे जो एब्यूज़ हैं ये दो तरह के होते हैं, इंट्राफैमिलियल, एक्स्ट्राफैमिलियल। इंट्राफैमिलियल मतलब परिवार में ही, परिवार के ही सदस्य, कई बार माता पिता ही बच्चे को किसी भी कारण से मार देते हैं या कुछ भी, या किसी भी कारण से अगर परिवार का कोई व्यक्ति बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का फिज़िकल, इमोशनल या सेक्सुअल एब्यूज़ करता है तो वो इंट्राफैमिलियल होगा। बाहरी व्यक्ति करता है तो एक्स्ट्राफैमिलियल होगा। अब हम इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे का यदि एब्यूज़ होता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं कानून में, उसके लिए शिकायत हो सकती है। उसके लिए अब तो एक तो पॉस्को एक्ट भी बना हुआ है, जिसमें सेक्सुअल एब्यूज़ कोई बच्चों के साथ किया जाता है तो उसमें फांसी तक का प्रावधान है। और उसके अतिरिक्त अब हम आते हैं कि इस तरह के बच्चों के साथ क्या क्या मानसिक तौर पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं।
कोई भी बच्चा इस तरह के अगर टॉर्चर से गुजरता है, मुख्य तौर पे सेक्सुअल टॉर्चर से गुजरता है, तो उसमें एंग्जाइटी के लक्षण आ सकते हैं। एंग्जाइटी यानी कि उलझन, घबराहट, बेचैनी, डर, भय। डर किस बात का? डर उस परपिट्रेटर का, उस व्यक्ति का जिसने उसका शोषण किया हो किसी भी प्रकार से। उस व्यक्ति ने कहा होगा कि मैंने तुम्हें इस तरह की चीज़ें की, किसी से अगर बोला तो तुमको हम और प्रताड़ित करेंगे। ये डर, ये भय। डिप्रेशन में चला जाते हैं बच्चे कि किसी से बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन इसमें बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। घर के लोग जो बच्चे के क्लोज हैं उनको देखने की ज़रूरत है, और साथ साथ में समाज को भी, क्योंकि कई बार बच्चे के जो क्लोज लोग हैं वही लोग इसके परपिट्रेटर होते हैं। और उसके अतिरिक्त इस तरह के बच्चे शो करते हैं डिसोसिएटिव सिम्टम्स, यानी कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि शारीरिक गतिविधियाँ अब नॉर्मल हो जाती हैं, बेहोशी आने लग जाती है और झटके टाइप के आने लग जाते हैं। हालांकि वो किसी मिर्गी की ओर नहीं, वो स्ट्रेस, तनाव की वजह से इस प्रकार के सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के डर भय बैठ जाता है, इस वजह से ऐसा होने लग जाता है। और जो बच्चे पहले से ही किसी इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके अतिरिक्त हम अब आते हैं कि अब ये तो हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मानसिक रूप से हो सकती हैं। अब इसमें केवल इसका इलाज ही नहीं होता है, इसमें बच्चे को एक सपोर्ट सिस्टम देना, बच्चे को एक ऐसा महसूस कराना, कंफर्ट जोन महसूस कराना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे ऐसा देखा जाता है कि स्कूलों में स्पेशली अब तो जो है काफ़ी फिज़िकल पनिशमेंट काफ़ी स्कूलों में बंद है बिल्कुल पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों में आज भी फिज़िकल पनिशमेंट दिया जाता है और वो बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चरस हो जाता है कि बच्चे बहुत पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं उसको लेकर के। तो इस चीज़ को बारे में, इस चीज़ के 3 स्टेक होल्डर्स हो गए। एक तो फैमिली हो गई, डॉक्टर हो गए और लॉ मेकिंग एजेंसीज हो गई और स्कूल भी। ये 4 लोग इस चीज़ के बारे में सबका दायित्व है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। डॉक्टर का दायित्व है कि इस तरह के मरीज़ आते हैं तो उनका सबसे पहले तो उनका अगर साइकेट्रिस्ट के पास मनोचिकित्सा संबंधित तरह के मरीज आते हैं तो उनका हौसला बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें इस तरह से उनको प्रोत्साहित करना कि वे अपनी चीज़ें पहले बता सकें और उस सदमे से बाहर निकल सकें। इसको साइकोथेरेपी के माध्यम से एवं दवाओं दोनों के माध्यम से इसकी किया जाता है। उसके अतिरिक्त फिर लॉ मेकिंग एजेंसीज़ की बात आ जाती है कि लॉ मेकिंग एजेंसीज़ किस प्रकार से इस चीज़ को ले रही हैं इसको, और उनकी बच्चे की हेल्प करके जो कल्प्रिट होते हैं, जो परपिट्रेटर्स होते हैं, उनको सज़ा दिलवाना। उसके अतिरिक्त स्कूलों की जिम्मेदारी होती है कि यदि स्कूल में बच्चा टीचर्स के साथ अपना 1/3 वक्त बच्चा जो है टीचर्स के साथ बिताता है। टीचर्स बहुत गौर से देखते हैं बच्चों को, बहुत गौर करना पड़ता है कि अगर कुछ ऐसी चीज़, कुछ बिहेवियर में चेंजेस नज़र आते हैं तो उनको माता पिता को बताना ज़रूरी है। स्कूल में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके बारे में प्रिंसिपल या जो भी संबंधित लोग हैं उनको इसके बारे में बोलना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम जो इस तरह के टीचर्स होते हैं, हमारा मानसिक चिकित्सक के तौर पर हमारा दायित्व ये है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाना, और टीचर्स का दायित्व ये गुड टच बैड टच, जो कि बहुत ज़रूरी। गुड टच, कोई व्यक्ति यदि हमको टच कर रहा है तो वो उस गुड टच कैसे है, बैड टच कैसे है, इसके बारे में टीचर्स को, बच्चों को जागरूक करना। कहाँ पे छूना सही है, कहाँ पे छूना नहीं सही है, किस दायरे क्या हैं, हमारे लिमिट्स क्या हैं। कुछ हद तक सेक्सुअल एजुकेशन भी इसमें हेल्प करती है। उसके अलावा माता पिता को ये भी देखना पड़ता है कि घर के सब लोग
ठीक है, सब कुछ ठीक है, घर में सब अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ कैसा व्यवहार और लोग कर रहे हैं, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता ही जान करके उस चीज़ को समाज में अपनी इज्जत और बहुत सारी चीज़ों के खातिर छिपाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बच्चा इस डर से कि कहीं हम अपने भाई अगर भाई या बहन या रिश्तेदार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जो है कहीं कुछ गलत ना हो, तो इस बच्चे इस डर से जो है नहीं बोलते हैं। लेकिन लॉ मेकिंग एजेंसीज, डॉक्टर्स, पेरेंट्स, सबकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे का हित सर्वोपरि इस मामले में रखना होता है। और कभी भी ऐसी चीज़ लगे तो मनोचिकित्सक की सलाह लें, लॉ मेकिंग एजेंसीज के पास जाएं, यानी कि पुलिस या इस तरह की चीज़ों के पास जाएं, मदद लें। लोग हमारी मदद के लिए हैं, हमारे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। तो इस दिवस पर यही कहना है कि बच्चों के मामले में बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें अपने एग्रेशन, अपने गुस्से और अपना बच्चे को समझाने सिखाने का तरीका केवल फिज़िकल पनिशमेंट, इमोशनल पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं।